इंट्रोडक्शन है तो ज्यादा हैवी क्लास नहीं रखेंगे, जस्ट बहुत ही लाइट रखेंगे अपने टॉपिक को आज, और फिर धीरे धीरे वी विल प्रोपाउंड ऑन द सब्जेक्ट। सो अभी हम इसको बहुत लाइट रखेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये बताऊंगा, एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल कोर्स में हम क्या करने वाले हैं, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी, और किस तरीके से हमें, जब हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, तो ऐसी क्या चीजें, स्पेशली लोग ये तो सिखाते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, बट शायद एक छिपा हुआ पक्ष उसमें ये भी है कि शायद ये नहीं बताते कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को मैं ले रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन चीजों को अगर हम छोड़ेंगे, धीरे धीरे ट्रिम डाउन करेंगे और हटाएंगे, तो हम किसी भी चार्ट को बहुत होलिस्टिकली देख सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। इंट्रोडक्शन क्लास है तो ज्यादा मैं हैवी नहीं रखूंगा, धीरे धीरे करेंगे हम नेक्स्ट वीक से। अभी मैंने स्लाइड चेंज की है, आप मुझे बताइए स्लाइड आपको चेंज हो गई आपके एंड पे भी? हाँ जी, व्हाट आर द डोंट्स। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे हमको बचना चाहिए, जो हमको चार्ट जब हम देख रहे हो, असेस कर रहे हो, तो हमको क्या चीज नहीं करनी चाहिए। जैसे हम किसी फ्रेंड का देख रहे हैं, रिलेटिव्स, हमारे क्लाइंट हैं, कोई भी है, तो ऐसी क्या चीज है हमको, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइंट, जिसके तब हमें बेसिकली में ध्यान रखना है कि हमें वैसी क्या चीज है जो हमें नहीं करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहला जो चीज है, हमने लिखा हुआ है डोंट अटेम्प्ट टू चेक एवरीथिंग एट वंस। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मैं उस तरीके से सोच रहा हूँ कि मान लीजिए कोई क्लाइंट आया और क्लाइंट का चार्ट आपके पास है, तो कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो कई बार इंप्रेस करने के चक्कर में दे चेक एवरीथिंग, और समटाइम दे गेट लॉस्ट। और कई बार ऐसा भी होता है कि उन्होंने जो ज्योतिष पढ़ा होता है उस चक्कर में भी ऐसा होता है कि अगर उन्होंने कोई पूरा कोर्स कंप्लीट किया तो जो चार्ट को देखने की स्ट्रैटेजी है वो शायद वो कहीं पे डिस्कस नहीं होती है। तो जैसी चार्ट आता है तो उसके अंदर क्या होता है, जातक या जो स्टूडेंट है उस कुंडली में वो सब कुछ चेक करता है। वो चेक करता है लगन, लगन लॉर्ड, लगन किस नक्षत्र में है, लगन लॉर्ड किस नक्षत्र में है, मतलब वो सब कुछ चेक करने की कोशिश करता है वो। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, जब हम एक चार्ट देख रहे होते हैं तो वी आर लुकिंग एट वन ओशन। ओशन को अगर आप ऐसे ही चेक करोगे तो आपको मुश्किल आएगी। हमको ऐसे नहीं करना है कि हम पूरा चार्ट देखने बैठ गए, हमको ऐसा नहीं करना, दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। वो मैं आपको बताऊंगा कि हमको पूरा चार्ट भी कब देखना चाहिए। मैं अभी ये बोलूंगा कि पूरा चार्ट देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए कभी भी, एट फर्स्ट अटेम्प्ट, कभी भी, अदरवाइज इट योर प्रिडिक्शन में गो फॉर अ टॉस। तो शुरू में उसको नहीं देखो, मैं धीरे धीरे वो बताऊंगा कि इसका कारण क्या है। ठीक है, क्योंकि ज्योतिष में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो शुरुआत के पहले ही पेज पे होती है। ज्योतिष की बहुत पुरानी पुरानी किताबों में मेंशन था, अब कोई ऑथर उसको इतना मेंशन नहीं करते हैं। उसका नाम है देश काल पात्र। जब तक हमें देश काल पात्र नहीं पता हो उस जातक का और आप प्रिडिक्शन करने लगेंगे तो वो चांस है वो गलत हो जाए, तो चांस है वो गलत हो सकता है। ठीक है, उसमें आपका कई बार इंप्रेशन है, कई बार आपको खुद डाउट होने लगता है कि मैंने जो सीखा है वो सही है नहीं है। तो जो सीखा है उसमें कोई गलत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमने पूरे चार्ट को ना एक बार देखने के बाद ही ना ट्राई करने की कोशिश की कि हम कुछ प्रिडिक्शन कर दें, मगर हम देशकाल पात्र भूल गए। तो जब हम एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो बेसिक में सबसे ऐसी खास चीज मैं आपको बताता हूँ जिसको बोलते हैं देशकाल पात्र। देशकाल पात्र का मतलब ये होता है क्लाइंट जो आपके पास आया है उसकी करंट सिचुएशन क्या है, वो कहां से आया है, विच प्लेस ही बिलोंग्स टू। दूसरी बात, उसकी सर्कमस्टेंस क्या है ना, किस किस परिस्थितियों में वो आया है, उसका क्वेश्चन क्या है, और वो जातक मेल है फीमेल है, उनकी एज क्या है, क्या वो एक 20 साल का जातक है, क्या वो एक 40 इयर्स अडोलेसेंट बंदा है, क्या वो 50 इयर्स अबव बंदा है। क्योंकि जब पात्र की एज बदलेगी तो प्रिडिक्शन भी बदलेगी। अब मतलब आप खुद सोचिए कि अगर आप अब 60 इयर्स के एक जातक की बात करें, बहुत जेनेरिक चीज है, बहुत ही नॉर्मल चीज है कि वो शायद ही, मुझे लगता है कि वो अपनी किसी जॉब को लेके बात करेंगे जब तक शायद उनका रिटायरमेंट हो चुका होगा। ठीक है, कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर रहा हो उस एज में तो बात अलग है, मगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 60-65 इयर्स का बंदा उस समय तक जॉब में नहीं होगा, वो शायद रिटायरमेंट ले लिया होगा।
पहली बात ये। ऐसे ही कोई 15 साल का बच्चा है तो उसके केस में भी आपको पता है कि हमें जॉब की प्रेडिक्शन नहीं, वो शायद नहीं लेने आया होगा, ना हमें करनी है। एक 15 साल का जो बच्चा होगा वो ज्यादा से ज्यादा अपने कॉलेज या स्कूल लाइफ के बारे में पूछना चाहता होगा, हाँ, अपनी फ्यूचर एजुकेशन के बारे में पूछेगा, पूछना चाहता फ्यूचर होगा, पूछेगा कोई ज्यादा। कंपेटिटिव एग्जाम के बारे में पूछना चाहता होगा। ठीक है। हम्म। ऐसे ही कोई अगर 25 से 35 ईयर्स के बीच में है, 40 ईयर्स के बीच में है, वो उनकी परिस्थिति दो चार चीजों पे आती है। फिनेंस, है ना, वेल्थ, जॉब, करियर, बिजनेस, मैरिटल लाइफ, इन सब पे आता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, आपको थोड़ा सा असेस ये भी करना है मेंटली कि वो जो हम कुंडली देख रहे हैं वो जो कुंडली है वो किसकी है। क्योंकि अगर आपने कुंडली को देखा और आपने पूछा ही नहीं किसी से कि भाई ये जो मैं कुंडली देख रहा हूँ वो मेल है, फीमेल है, किस एज ग्रुप में वो फॉल करते हैं, है ना, वो करते क्या है ये भी नहीं पता, तो बहुत चांसेस है कि हमने प्रिडिक्शन करी तो एक चांस हो सकता है वो गलत हो जाए। पहली बात ये कि आप जरूर लिखिए कि मैं जो मैंने एक पॉइंट बोला, देश काल पात्र, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है। और मैं अभी आप आगे वाली यानी स्लाइड पे बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो पहली चीज ये कि कोई भी प्रिडिक्शन बिना सिचुएशन को असेस किए आप नहीं करेंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। देखिए आपके पास क्लाइंट क्यों आता है, आपने दो तीन अगर प्रिडिक्शन ठीक मान लीजिए कर भी दी, जो आपने कहीं सीखा और आपने प्रिडिक्शन कर दी, ये आपका शेयर लग भी हो सकता है, मगर वो जहां तक पूछेगा भाई मेरी जॉब चेंज कब होगी, मेरा करियर कब फ्लरिश करेगा, अगर वो आपको लॉजिक नहीं पता, वो फंडे नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं किस बेस पे बताऊं कि कब चीजें इंप्रूव होंगी। ठीक है। तो आगे धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इन चीजों को कह रहा हूं कि बचना चाहिए इनसे। ठीक है। दूसरी चीज ये, डोंट ट्राई टू मेक स्नैपशॉट प्रिडिक्शन। देखिए जब मैं ये बात कह रहा हूं कि स्नैपशॉट प्रिडिक्शन से बचिए, इसमें कोई बुराई नहीं है मगर जब हम स्नैपशॉट प्रिडिक्शन करते हैं तो कई चीजें हम रट लेते हैं, मतलब हम सोच लेते हैं कि भाई इस घर में ये प्लैनेट है तो हमेशा ये सिचुएशन ऐसी ही होगी, नहीं हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है। स्नैपशॉट प्रिडिक्शन थोड़ी रिस्की होती हैं, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, और ये तभी करें जब आप बिल्कुल मास्टरी कर लें अपने सब्जेक्ट में, तब करें। क्योंकि आपको पता है आप 5-10 मिनट में देशकाल पात्र समझ लेंगे, तब आप स्नैपशॉट प्रिडिक्शन करेंगे कोई पास्ट, तो उसके चांसेस हैं कि वो 90% ठीक होगी। ठीक है। तो पहले सिचुएशन देशकाल पात्र से असेस कर लीजिए, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि वो चार्ट किसके बारे में है, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, उस वो थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। इमीडिएटली एक न्यू लर्नर को स्नैपशॉट प्रिडिक्शन मेरे हिसाब से सीखनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई चीज है तो मेरे को लगता है ये चीज अप्रोच सही नहीं है, ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। सबसे पहले सीखना चाहिए ओवरऑल कुंडली को कैसे देखा जाए, कैसे एक हॉरोस्कोप को देखा जाए, पहले वो सीखना चाहिए, उस पर मास्टरी करनी चाहिए ईयर ऑन ईयर वाइज, देन वी शुड ट्राई टू मेक अ स्नैपशॉट प्रिडिक्शन। क्योंकि स्नैपशॉट प्रिडिक्शन की एक जनरल एज है, एक एक साल बाद, 6 महीने बाद आपको खुद बोरियत होगी, आपको लगेगा कि मैं इससे आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा, मुझे क्लाइंट को फ्यूचर में कुछ बताना है, फ्यूचर की कुछ प्रिडिक्शन देनी है, तो कहीं ना कहीं आप लगेंगे कि मतलब हाथ से बंध गए और मैं प्रिडिक्शन हमसे नहीं हो रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं हमको जो है सबसे पहले बचना है स्नैपशॉट प्रिडिक्शन से। तीसरी चीज, डोंट क्रैम द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसको रटना नहीं है। ज्योतिष इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ज्योतिष को जो है हमें समझना है, ज्योतिष को, ज्योतिष में हमें यह समझना है कि अगर हमें कोई चीज समझाई गई है वैदिक टेक्स्ट के अनुसार, देश काल पात्र समझाया गया है, हमें समझाया गया है कि लघु पराशरी समझाई गई है, केंद्र त्रिकोण का संबंध समझाया गया है हर असेंडेंट में, तो हमको वो समझना है, हमको वो रटना नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस लाइन को, देखिए तुला लगन की कुंडली होती है, तुला लगन की कुंडली में हमेशा बोला जाता है कि शनि जो है वो एक योग कारक प्लैनेट है। ठीक है। क्योंकि तुला लगन किसका है, शुक्र का है, और तो शुक्र के मित्र कौन है, सबसे अधिष्ट मित्र कौन है, वो शनि है। तो अब अगर शनि को हम हमेशा बोल दें योग कारक होगा तो ये बात गलत है। टेक्स्ट में लिखा है वो गलत नहीं है, मगर हर बार ये अप्रोच लेना कि वो योग कारक ही होगा, गलत ही है, क्योंकि ये वो कहीं लिखा भी नहीं है, तो इसमें शायद स्टूडेंट की गलती भी नहीं है। ठीक है। मैं आपको चार्ट्स भी दिखाऊंगा आगे अपने केस स्टडीज के, जहां पे तुला लगन के चार्ट में शनि सबसे मारक है, और
काफी सारे चार्ट्स दिखाऊंगा जिस ताकि मैं आपको जब मारक और योग कारक समझाऊंगा तो आपको ये सही समझाऊंगा कि जब मुझे मैंने क्यों इसमें लिखा बहुत सारी कि डोंट ट्राई टू कंफ्यूजन रहती क्रैम द है। सब्जेक्ट, उसका मुझे बहुत मतलब ही यही है कंफ्यूजन कि रहती है आपको। कि योग कारक है क्या। जी करेक्ट। योग कारक मुझे क्या पता है ही नहीं है। मैं मुझे नहीं बताऊंगा पता। आपको। हाँ, अच्छा वही मैं योग। बता रहा हूँ कि योग कारक क्या है। ठीक है हम्म। ना। और जो अभी आपने एक लफ्ज बोला वो क्या है, वो मुझे नहीं पता चलता। मैं बताता हूँ। योग कारक प्लैनेट वो होता है जो पर्टिकुलर असेंडेंट में ये प्रॉमिस देता है कि वो उस अपनी दशा अंतर दशा में अच्छे रिजल्ट देगा। जो अच्छे रिजल्ट ऑफर करने का प्रॉमिस रखता है चार्ट में उसको योग कारक प्लैनेट बोलते हैं। और जो पर्टिकुलर असेंडेंट में जो मृत्युतुल कष्ट दे वो मारक प्लैनेट होता है। तो वो कैसे देखते हैं मैं आपको बताऊंगा वो आने वाली क्लासेस में कि किस लगन में कौन सा प्लैनेट मारक है कौन सा योग कारक है, और उसको समझाऊंगा कैसे। जब हम मित्रता करेंगे और शत्रुता समझेंगे तब आपको वो समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डोंट अप्लाई वन रूल इन ऑल द हॉरोस्कोप। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि कोई भी एक रूल जब हमने समझा है किसी, हमें हमारे गुरुजन ने बताया हमको, मगर अगर हमने वही रूल बार बार हम हर चार्ट में लगाएं और उसको ढूंढें तो वो चीज भी गलत है। दिस इज नॉट द राइट